Shreya, welcoming you to Ada 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous lecture, that is P block element. P block element क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 है और गाइस उसमें बहुत कुछ चीज़ें तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं। तो गाइस हम लोग ऑलरेडी ग्रुप 13 एलिमेंट यानी बोरॉन फैमिली को डिस्कस कर चुके हैं। कैसे है उसके पीरियोडिक ट्रेंड्स, किस तरह से वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है, क्या है उसका एनोमोलस बिहेवियर, ये सारी चीजें हम लोग अपने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कार्बन फैमिली की बात करें तो यस गाइस, कार्बन फैमिली में भी हम लोग इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स, एनोमोलस प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं, साथ में फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स की। तो गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम एंड देयर कंपाउंड, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। तो हम ये कुछ कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके ग्रुप 13 और 14 एलिमेंट्स के हैं। कार्बन फैमिली में हम ऑलरेडी ग्रुप 13, 14 के पीरियोडिक ट्रेंड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब सिर्फ रह गए हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि हम लोग को डिस्कस करना है, राइट। ग्रुप 13 और 14 का जब हमने डिस्कशन किया था तो गाइस सबसे पहले मैंने ग्रुप 13 के सारी पीरियोडिक ट्रेंड्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। फिर मैंने ग्रुप 14 के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को साथ में पीरियोडिक ट्रेंड्स को डिस्कशन किया था। एंड गाइस साथ में दोनों ग्रुप की एनोमोलस प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था। साथ में जब हमने ग्रुप 14 को डिस्कस किया था तो ग्रुप 13 का कंपैरिजन साथ में हम लोग करते गए थे जिससे कि आपको चीजें अच्छे से याद रहें और दोनों का डिफरेंस भी आप समझ पाए। अब गाइस सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से मैंने वही काम किया है कि ग्रुप 13 और 14 दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिया है क्योंकि गाइस हमारे एलिमेंट्स कम हैं, लेक्चर हमारा 1 आवर का है, तो इस पूरे में आपके ग्रुप 13 और 14 के जितने भी इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स थे हम उसको डिस्कस करेंगे, साथ में दोनों का कंपैरिजन भी लेकर चलेंगे जिससे कि चीज़ों में कंफ्यूजन ना रह जाए और आपकी टॉपिक पर अच्छी पकड़ बन पाए। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हमारे आज के टॉपिक का नाम है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन, यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम एंड देयर कंपाउंड्स, एंड लास्ट थर्ड टॉपिक है हमारा सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। तो ये 3 टॉपिक आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गाइस सबसे पहले है बोरेक्स। क्या होता है बोरेक्स, पढ़ लेते हैं पहले। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बोरेक्स इज बोरेक्स एनहाइड्रेट। जो हमारा बोरेक्स है उसके सबसे कॉमन फॉर्म की अगर हम बात करें तो गाइस सबसे कॉमन फॉर्म है इसकी बोरेक्स डिहाइड्रेट, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है गाइस, इसमें 4 आपके बोरॉन एटम पाए जाते हैं, 17 ऑक्सीजन एटम पाए जाते हैं, 2 सोडियम एटम्स होते हैं और 20 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। क्लियर। देख लेते हैं बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7.10H2O। तो देखो 10 ऑक्सीजन यहाँ से, 7 ऑक्सीजन यहाँ से, यानी 17 ऑक्सीजन कंफर्म, 4 बोरॉन ये भी कंफर्म, 2 सोडियम ये भी कंफर्म एंड 20 हाइड्रोजन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 20 हाइड्रोजन। तो यस गाइस हमारा केमिकल फॉर्मूला बना Na2B4O7.10H2O और ये है हमारे बोरेक्स का फॉर्मूला। गाइस कहीं कहीं पर आपको बोरेक्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा, कैसे, Na2B4O5 OH का होल 4.8H2O। क्लियर। सिंपली अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है B20H4 Na2 और O17। क्लियर। अक्रेंस देख लेते हैं। बोरेक्स इज नेचुरली फाउंड इन इवेपोरेशन ऑफ सीजनल लेक। जो आपका बोरेक्स है वो नेचुरली सीजनल लेक में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है, इवेपोरेशन ऑफ सीजनल लेक। जो आपकी लेक्स होती है, जो उनका इवेपोरेशन होता है तो हमको बोरेक्स मिलता है। नेक्स्ट है
नेचुरल अकरिंग बोरेक्स इज प्यूरिफाइड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन द्वारा हम नेचुरल अकरिंग बोरेक्स को पा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेचुरल अकरिंग बोरेक्स हमारा कहाँ से मिलता है? जब आप इसको रिक्रिस्टलाइज करते हो। किसको? अपने लेक का जो आपका इवेपोरेशन आया है उसको जब आप रिक्रिस्टलाइज करते हो तो आपका बोरेक्स, नेचुरल अकरिंग बोरेक्स मिलता है। बोरेक्स कैन ऑल्सो सिंथेसाइज फ्रॉम बोरेक्स कंपाउंड। आपका जो बोरेक्स है वो और किस तरीके से मिल सकता है? ये आपका सिंथेसाइज किया जा सकता है। कहाँ से? फ्रॉम बोरेक्स कंपाउंड से। आप चाहो तो बोरेक्स कंपाउंड से भी बोरेक्स को सिंथेसाइज कर सकते हो, यानी निकाल सकते हो। नेक्स्ट गाइस, अब है बोरेक्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलो इसे एक बार ध्यान से देख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब देखो गाइस, ये जो बोरेक्स का फॉर्मूला है ना, पीछे देखो जरा एक बार। Na2B4O5 है ना, Na2B4O5 OH का होल 4 0.8 H2O, ठीक है। Na2B4 तो B4 1 2 3 4 तो B4, ठीक है। OH का होल 4 O5 1 2 3 4 5 O5 और क्या था यहाँ पे हमारा Na2, ठीक है। Na2B4O5 NH का होल 4 एंड पॉइंट H2O, देख पा रहे हो? तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। एंड गाइस, इसमें हमने क्या दिखाया है आपको कि ये दो तरीके से है। एक है आपका जस्ट अ मिनट, हाँ, एक तो है आपका sp3 और दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे देख लेते हैं। हाँ गाइस देखो, हमारा ये बोरॉन और ये बोरॉन किससे लिंक्ड है? एक ऑक्सीजन से, ठीक है। देखो आपके हर बोरॉन किससे बाउंडेड है? OH के साथ बाउंडेड है, ठीक है। और साथ में हमारे 4 बोरॉन्स है और कितने हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर। नेक्स्ट देखो, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और बाहर क्या है? Na+ एंड H2O, यानी एक तरीके से देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा बिहेव नहीं शो हो रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो बोरेक्स। बोरेक्स इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोरेक्स हमारा सफेद रंग का होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। गाइस, ये अपना टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट रखता है। क्या रखता है? इसके पास टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट होती है, यानी टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट का मतलब ये हुआ कि ये अपनी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है ना। और अगर 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसका मतलब ये हुआ गाइस कि आपका B2O5 OH के साथ 4 OH के साथ यूनिट बना रहा है और टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? Na2B4O5 क्या है? Na2B4O5 OH का होल 4, ये आपका फॉर्मूला है। एंड गाइस पॉइंट H2O, Na2B4O5 OH का होल 4 पॉइंट H2O आपका इसका फॉर्मूला है। किसका? बोरेक्स का, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब देखो दूसरा तरीका कि अगर बोरेक्स को हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, अगर बोरेक्स को आप वाटर के साथ डिसॉल्व करते हो तो गाइस ये आपको एक एल्केलाइन सॉल्यूशन देता है। कैसे देगा एल्केलाइन सॉल्यूशन? देख लें क्या गाइस। ये रहा अपन का बोरेक्स Na2B4O7, वाटर के साथ डिसॉल्व किया 7H2O है ना, वाटर के साथ आपने डिसॉल्व किया तो गाइस आपका NaOH निकल गया और H3BO3 निकल गया, यानी ऑर्थो बोरिक एसिड। क्या बना? दिस इज योर ऑर्थो बोरिक एसिड, क्लियर। तो बोरेक्स इज यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर एंड क्लीजिंग एजेंट। तो आपका जो बोरेक्स है किसकी तरह यूज हो रहा है? एज अ वाटर सॉफ्टनर की तरह या फिर क्लीजिंग एजेंट की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। ये तो एकदम बेसिक सी बातें हो गई जो कि आपको जर्नल नॉलेज के लिए, जर्नल ट्रेंड्स के लिए पता होना चाहिए, क्लियर। गाइस चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोबोरिक एसिड यानी H3BO3 और इसको हम BOH का होल थ्राइस भी कहते हैं।
क्या होता है H3BO3 या फिर ऑर्थोबोरिक एसिड। तो देखो, बोरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एसिडिफिकेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। जो आपका बोरिक एसिड होता है वो कैसे बनाया जाता है, ये आपका बनाया जा सकता है बाय द एसिडिफिकेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, है ना। बोरेक्स के एक्वस सॉल्यूशन के साथ आप इसे बना सकते हो। कैसे बनाओगे, रिएक्शन चलो देख लेते हैं। रिएक्शन है Na2B4O7। जब आपका रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ, ट्वाइस HCl हमने एसिड डाला और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। गाइस, जब आपके Na2B4O7 का रिएक्शन HCl के साथ और वाटर के साथ हुआ तो आपका H3BO3 और साथ में NaCl बना। क्या बना, साथ में NaCl बना। तो आपने कैसा देखा कि हमारा बोरिक एसिड कैसे बना है, जब आपने एक्वस सॉल्यूशन का बोरेक्स के एक्वस सॉल्यूशन का एसिडिफिकेशन कर दिया है तो फिर आपका बोरेक्स बन गया है। क्या बना है, ऑर्थोबोरिक एसिड बोरेक्स बन गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, Na2B4O7 जब रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ, और यस गाइस ये फिर से आपका क्या है, एसिडिफिकेशन हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन का। तो ये हो गया इसका एक्वस सॉल्यूशन और उसका आपने कर दिया एसिडिफिकेशन। फिर चाहे आप HCl से करो, H2SO4 से करो, HNO3 से करो, आपने एसिडिफिकेशन कर दिया। तो H2SO4 से एसिडिफिकेशन किया तो आपका क्या आया, H3BO3 प्लस Na2SO4 एज योर बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन कंपाउंड। ये आपका बोरॉन कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस से भी बनाया जाता है। किससे, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन कंपाउंड। बोरॉन कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस से भी इसका फॉर्मेशन होता है। कैसे, BCl3 का रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो H3BO3 और HCl बनता है। क्या बनता है, H3BO3 और HCl का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से B2H6 की रिएक्शन जब 6H2O से होती है, जब B2H6 की रिएक्शन 6H2O से होती है तो गाइस H3BO3 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसको याद कैसे रखना है, इसको देख लेते हैं। गाइस BCl3 की रिएक्शन H2O से हो रही है ना। तो देखो यहाँ से H3 और BO3, ठीक है, यहाँ से आप ले लो H3 और BO3 और रिमेनिंग रह गया आपका HCl, यानी आपका एसिड निकल गया। इधर जब आपने वाटर ऐड किया तो उधर एसिड निकल गया। इधर देखो, इधर आपने वाटर ऐड किया तो आपका H2 गैस निकल गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब BCl3 से रिएक्शन हो रही है तो बाय प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है और H3BO3 तो बन रहा है। नेक्स्ट है आपका B2H6, जो आपके B2H6 की रिएक्शन में वाटर से हो रही है तो आपकी H2 गैस निकल रही है। नेक्स्ट देखो, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। गाइस ये हमारा क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कौन है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपका बोरिक एसिड, ठीक है। और ये आपका सॉफ्ट सूपी इन टच, ये आपके टच में सॉफ्ट है, सूपी सूपी सा है, मतलब साबुन की तरह सॉफ्ट है। इट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, और ये कोल्ड वाटर में स्प्रिंगली मतलब हल्का फुल्का, प्रॉपरली नहीं, कंप्लीटली नहीं, हल्का फुल्का सॉल्युबल है, बट फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। बट अगर आप गर्म पानी में इसको डिसॉल्व करते हो तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। तो ये इसके तीन हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी बोरिक एसिड की। पहला है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दूसरा ये टच में साबुन की तरह चिकना चिकना लगता है, थर्ड ये आपका ठंडे पानी में स्प्रिंगली सॉल्युबल है और गर्म पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल है। नेक्स्ट है ऑर्थोबोरिक एसिड यानी H3BO3 और BOH का होल थ्राइस। इसके यूजेस देख लेते हैं। तो गाइस जब हम बोरोसिलिकेट ग्लासेस का फॉर्मेशन करते हैं, किसका, बोरोसिलिकेट ग्लासेस का फॉर्मेशन करते हैं तो आपका ऑर्थोबोरिक एसिड यूज किया जाता है on the manufacturing of heat resistant orthoboric acid, orthoboric glazes, right? Next है as a preservative for milk and food stuffs. फूड स्टफ्स को, दूध को प्रिजर्व करने के लिए, चाहे वो आपका अमूल का दूध है या फिर कोई भी जो मार्केट में दूध मिलते हैं उनको अगर आपको प्रिजर्व करना है, फूड है, अचार वगैरह इनको प्रिजर्व करना है तो हम ऑर्थोबोरिक एसिड का यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इनेमल एंड ग्लासेस ऑफ पॉटरी।
तो ये आपका किस में यूज किया जाता है? इनेमल्स को बनाने में और ग्लासेस को बनाने में यूज किया जाता है। तो ये हो गए इसके कुछ यूजेस। अब बात कर लेते हैं बोरिक एसिड के स्ट्रक्चर की। गाइस बोरिक एसिड के स्ट्रक्चर की चलो डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। मेटाबोरिक एसिड यानी H3BO3OH का होल थ्राइस क्या है? B3O3OH का होल थ्राइस, और इसको हम बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। एंड गाइस मैं इसमें यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख दूं, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो इसे बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। कैसे बन रहा है मेटाबोरिक एसिड? देखो आपके 3 बोरॉन OH ग्रुप से लिंकेज्ड है, OH से लिंकेज्ड है, OH यूनिट आपकी 3 बोरॉन से लिंकेज्ड है, तो आपका बन रहा है बोरिक एसिड। और साथ में ऑक्सीजन से आपका इसमें 2 बोरॉन्स आपके किससे कनेक्ट हैं? 2 बोरॉन आपके ऑक्सीजन से कनेक्ट है, 2 बोरॉन आपके ऑक्सीजन से कनेक्ट है। दैट इज मेटाबोरिक एसिड यानी B3O3OH का होता है, B3O3OH का होता है। कितना इजी था, कुछ नहीं था इसमें। अब गाइस यही यूनिट जब नंबर ऑफ टाइम ज्वाइंट करती है तो आपके सॉलिड स्टेट का फॉर्मेशन करती है। देखो OH यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी, देख लेते हैं यहाँ पे। यस गाइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी। तो देखो ये आपका क्या है? एक यूनिट हो गया बोरिक एसिड का, दूसरा यूनिट का, एक यूनिट का ऑक्सीजन दूसरे यूनिट के हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट देखो एक ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक बार फिर से क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर गाइस एक ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर भी देखो एक हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से ये आपका बोरिक एसिड का सॉलिड स्टेट की 2D शीट कहलाती है। मतलब आपके बोरिक एसिड की यूनिट्स ऐसे ही कंबाइन होते होते हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते 2D शीट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये आपका क्या शो कर रहा है? सॉलिड स्टेट को शो कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डेड 2D शीट कंटेन्स BO3 आयंस। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं गाइस डाइबोरेन। अब हम बात कर रहे हैं डाइबोरेन की। व्हाट इज द डाइबोरेन? देखो डाइबोरेन की अगर हम बात करें जिसको कि हम H2B6 कहते हैं, सॉरी B2H6 कहते हैं, क्या कहते हैं? B2H6 डाइबोरेन। क्लियर? तो दिस इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ बोरॉन। ये आपका एक बोरॉन का सीरीज है जो कि बोरॉन और हाइड्रोजन के मिलने से बनती है और इसे हम कहते हैं बोरेन्स। तो हमेशा ध्यान रखना बोरेन और हाइड्रोजन के से मिलकर बना हुआ कंपाउंड आपका बोरेन कहलाता है, जो कि आपका सीरीज ऑफ कंपाउंड भी है। नेक्स्ट देखो डाइबोरेन कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो बाय द रिडक्शन ऑफ बोरेन ट्राइफ्लोराइड विद LiAlH4। जब डाइबोरेन का आप रिडक्शन करते हो बोरेन डाइफ्लोराइड के साथ विद LiAlH4 इन डाइइथाइल ईथर, जब डाइइथाइल ईथर की प्रेजेंस में LiAlH4 रिजेंट में आप BF3 का रिडक्शन करोगे तो गाइस आपका डाइबोरेन बनेगा। तो यहाँ पे लिख दो डाइइथाइल ईथर, है ना? तो डाइइथाइल ईथर के प्रेजेंस में LiAlH4 की प्रेजेंस में डाइइथाइल ईथर के प्रेजेंस में आपकी जब रिएक्शन हो रही है BF3 की इस रिएजेंट के साथ में तो फिर आपका बन रहा है B2H6। कैसे? 4BF3 रिएक्शन कर रहे हैं 3LiAlH4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइथाइल ईथर, देन you will get B2H6 यानी डाइबोरेन and LiF and byproduct AlF3। क्लियर? रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, ध्यान हो जाएगी। अब गाइस डाइबोरेन की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। मैं 2 सेकेंड के लिए ना साइड में हट जाती हूँ जिससे कि आप एक बार स्ट्रक्चर पे निगाह डाल लो। देखो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक? तो देखो
ये है आपके दो बोरेन, एक बोरेन दो बोरेन। एंड गाइस दो बोरेन आपके किससे जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, राइट। और ये हमारा एक फ्रंट बॉन्ड एक बैक बॉन्ड बना रहा है विद द हाइड्रोजन। तो ये तो आपका हो गया B2H6, क्लियर। अब इसी चीज को मैंने यहाँ पर दिखाया है, देखो जरा। बोरॉन आपके दिस है ना, एक बैंडेड HB बॉन्ड बना रहा है, एक है ये HHH। अब गाइस हमेशा ध्यान रखना, इसको कहते हैं बनाना बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बनाना बॉन्ड आपका किस में पाया जाता है। तो गाइस डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में बनाना बॉन्ड पाया जाता है। दिस इज योर बनाना बॉन्ड, क्योंकि आप देख पा रहे हो दो बॉन्ड्स जुड़ के कुछ बनाना शेप का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज बनाना बॉन्ड। अब देखो बोरॉन B2H6, देखो जरा स्टेबल है कि नहीं? B2H6, यस गाइस आपका स्ट्रक्चर तो कंफर्म है, सही है। अब चलो देख लेते हैं एंगल। तो बनाना बॉन्ड का जो एंगल है वो कितना है? 83 डिग्री। ध्यान रखना कि बनाना बॉन्ड का एंगल होता है 83 डिग्री, ठीक है। वहीं पर आपके BH के बीच में जो एंगल है वो है 120। B बोरॉन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है गाइस वो है 131 pm। क्या है? 131 pm। तो ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहला था कि इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, तो बनाना बॉन्ड कहते हैं। सेकेंड थिंग, कितना एंगल होता है बनाना बॉन्ड का, वो होता है 83 डिग्री। कार्बन बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, वो होता है 120 डिग्री। बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो वो 131 pm होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे आप डाइबोरेन को लैब में बना सकते हो, चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं। गाइस डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट विद आयोडीन। जब आप सोडियम बोरोहाइड्रेट का आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हो, सोडियम बोरोहाइड्रेट का आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हो, तो आपका B2H6 NaI और H2O बनता है। यानी NaBH4 react with I2 and make B2H6 यानी डाइबोरेन and NaI as a byproduct and H2 gas will be released. Industrial method of preparation, क्या है industrial method of preparation? On industrial scale, diborane is prepared by the reduction of BF3। अगर आप BF3 का रिडक्शन करोगे किसके साथ में? सोडियम हाइड्राइड के साथ में, तो आपका इंडस्ट्रियल मेथड कहलाएगा किसका? डाइबोरेन का। तो सिंपल ध्यान रखना कि इसमें आपका रिडक्शन होता है, किसका भाई? सोडियम हाइड्रेट की वजह से आपका रिडक्शन होगा, तो फिर आपका BF3 का, तो फिर आपका डाइबोरेन बनेगा। अब गाइस आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है डाइबोरेन की फिजिकल प्रॉपर्टी? पहली तो है कि डाइबोरेन हमारा कलरलेस होता है। दूसरा गाइस ये आपकी हाईली टॉक्सिक गैस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 180 केल्विन। क्या होता है? 180 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डाइबोरेन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर। डाइबोरेन कैचेस फायर, डाइबोरेन क्या करता है? कैचेस करता है फायर एक्सपोनेंटली अपॉन एक्सपोजर टू एयर, ठीक। नेक्स्ट देखो, हायर बोरेन आर स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल इन एयर। जो आपकी हायर बोरेन्स हैं, जो हायर एटॉमिक मासेस वाले मॉलिक्यूलर वेट वाले आपके बोरेन्स होते हैं, वो बहुत हाईली फ्लेमेबल होते हैं, किसमें? एयर में, क्लियर। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। गाइस जो बोरेन आपका होता है, ये बोरेन्स आपके रीडली हाइड्रोलाइज होते हैं वाटर में और क्या बनाते हैं? बोरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बोरेन्स आर रीडली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म बोरिक एसिड। कैसे बनाते हैं बोरिक एसिड को? चलो इसको देख लेते हैं। गाइस बोरिक एसिड को बनाने के लिए B2H6 रिएक्शन करेगा जब वाटर के साथ में। B2H6 गैसियस स्टेट में है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और आपको दे रहा है BOH का होल थ्राइस यानी एक्वस स्टेट में, और साथ में आपको दे रहा है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखो, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग एन एनोमोलस अमाउंट ऑफ हीट। ये आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। इट बर्न्स इन द ऑक्सीजन,
इन्वॉल्विंग एनोमोलस अमाउंट ऑफ हीट, है ना, एक अमाउंट ऑफ हीट में चलता है। तो यानी B2H6 जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपको B2O3 और साथ में वाटर दे रहा है। क्या दे रहा है? B2O3 और साथ में वाटर दे रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब आपका B2H6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या देगा? B2O3 देगा और साथ में आपको वाटर देगा। नेक्स्ट गाइस, लुईस बेसिस के साथ हमारा डाइबोरेन कैसे रिएक्शन देता है, चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो, जब डाइबोरेन को आप लुईस बेस के साथ ट्रीट करते हो तो ये क्लीवेज रिएक्शन देता है। क्या देता है? तो ये क्लीवेज रिएक्शन देता है और आपके बोरेन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? बोरेन का फॉर्मेशन होता है। देन रिएक्ट विद लुईस बेसिस टू फॉर्म अडक्ट, और लुईस बेस के साथ रिएक्शन करके यह अडक्ट बनाता है। which then react with Lewis base and form a duct। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर डाइबोरेन का रिएक्शन बेस के साथ, लुईस बेस के साथ हो रहा है तो पहली चीज तो ये क्लीवेज का रिएक्शन देगा तो आपको बोरॉन बनाएगा। दूसरी चीज, अगर लुईस बेस के साथ रिएक्शन हो रही है तो ये एडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कैसे बनाता है ये एडक्ट। जब B2H6 की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? नाइट्रोजन ट्राइमिथाइल के साथ में हो रही है, तो फिर आपका बन रहा है BH3NMe, मतलब एडिशन कंपाउंड या फिर एडक्ट। राइट। नेक्स्ट देखो, जब आपका B2H6 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो गाइस आपका एक यूनिट रिप्लेस होकर क्या बना रहा है? एक बार फिर से एडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह से हमारे 2 एडक्ट्स बनते हैं। एक बन रहा है आपका NMe3 यूनिट के साथ में और दूसरा बन रहा है CO यूनिट के साथ में। नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन और सिलिकॉन के कंपाउंड्स के बारे में। गाइस, कार्बन और सिलिकॉन के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करूं उससे पहले कुछ चीजें एक बार रिकैप कर देती हूं कि ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट की ग्रुप 14 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं कि ग्रुप 14 के एलिमेंट्स कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और कैसे कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले है प्रिपरेशन, कैसे आपका कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके कंपाउंड के फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, उसकी एक प्रिपरेशन सिंपल सी देख लेते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। जब आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करते हो कार्बन का ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में या फिर वायु की, एयर की लिमिटेड प्रेजेंस में, तब आपका क्या फॉर्म होता है? हैव अ लुक। गाइस, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है कि कार्बन, यहाँ पे रिएक्शन लिखी नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ कि जब आपका कार्बन डायरेक्ट आपका रिएक्शन करता है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। राइट। अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है। पहली है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। कैसी? एक तो कलरलेस है और दूसरी ऑर्डरलेस गैस है। नंबर 2, इट इज मोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। एंड गाइस, ये आपकी वाटर में सबसे ज्यादा इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल मतलब आपकी वाटर में जो घुलती ना हो, उसे कहते हैं इनसॉल्युबल। राइट। थर्ड है, इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है गाइस, ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है और रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड, और ऑलमोस्ट सारे मेटल ऑक्साइड को ये रिड्यूस कर देती है एक्सेप्ट एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। सिर्फ एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स को छोड़कर सबको ये रिड्यूस करने की क्षमता रखती है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक आपके लिए बनता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस टर्म को रिड्यूस नहीं कर पाती। तो आपको ध्यान रखना है एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स हैं उनको कार्बन मोनोऑक्साइड कभी भी रिड्यूस नहीं कर पाती है। बाकी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट है, इन CO मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड में देयर आर 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड।
एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। किसके बीच में? कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं। पहला है एक सिग्मा और दूसरा है पाई बॉन्ड, यानी C डबल बॉन्ड O। ठीक, क्लियर? ये हमने एक सिंपल संरचना समझा दी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, राइट? तो बस वही चीज हमने लिख दी है। नेक्स्ट देखो, इट इज टाइटली पोरस इन नेचर। ये आपका बहुत हाईली पोरस है। पोरस मतलब जिसके अंदर छः टाइप से होते हैं। और ये क्या बनाता है? इट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन। और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ भी एक कॉम्प्लेक्स बनाता है विच इज अबाउट 300 टाइम्स स्टेबल, जो कि अपना 300 गुना ज्यादा स्टेबल होता है देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। किससे? जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स होता है, अगर हम उससे कंपेयर करें तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड से बना हुआ हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स 300 टाइम्स स्टेबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, दिस प्रिवेंट्स हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड। और ये हीमोग्लोबिन में रेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी में, और कहना चाहिए सफोकेशन या फिर इमीडिएटली बर्थ डेथ, इन सब चीज़ों के लिए रीजनेबल बनता है। क्यों? क्योंकि गाइस अगर मान लो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन में ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो क्या होगा, कहीं ना क्लॉटिंग होगी। क्लॉटिंग की वजह से क्या होगा, आप सफोकेशन क्रिएट होगी। दैट्स व्हाई इट कुड बी द रीजन ऑफ योर सर्कमस्टांसेस डेथ या फिर सडन डेथ। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते हैं, प्रिपरेशन क्या है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ कार्बन। जब आपके कार्बन का कंप्लीट कंबस्टन किया जाता है कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स इन, तो आपके कुछ फ्यूल्स बनते हैं। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ कार्बन। जब कार्बन का कंप्लीट कंबस्टन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। गाइस कैसे? कार्बन सॉलिड स्टेट में जब ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वहीं पर मीथेन की अगर बात करें तो मीथेन ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में गर्म करने पर CO2 और साथ में H2O वाटर देता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। इट इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ये आपकी कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये आपकी वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होती है। वहीं पर व्हेन CO2 dissolve in water, in some of the molecule react with water to form carbonic acid। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इसके कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड का भी फॉर्मेशन करते हैं। गाइस एक चीज और, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो रही है तो यस ये भी आपके कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह पॉइजनस गैस है। बट इंक्रीज इन कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जब आप इसका कंबस्टन फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा कर देते हो, या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट, अगर आप लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन करते हो सीमेंट में तो क्या होता है, इंक्रीजेस ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। तो आपके CO2 एनवायरनमेंट में CO2 के बनने की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। इन वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, और यही आपका एक सबसे बड़ा रीजन बनता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ज़्यादा बन रही है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ज़्यादा बनेगी तो क्या होगा, सफोकेशन होगा, और दिस विल बी द रीजन ऑफ योर ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट है गाइस सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2। क्या है सिलिकॉन डाइऑक्साइड? चलो इसको भी देख लेते हैं। गाइस SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज कॉमनली नेम्ड एज सिलिका, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड को आप नॉर्मली किस नाम से जानते हो, सिलिका के नाम से जानते हो। और ये आपका कैसे मिलता है, हमेशा ध्यान रखना क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म में ये आपको प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस क्वार्ट्ज है, क्रिस्टलोब्लाइट है, या फिर थर्माइट है।
कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये सब आपके सिलिका की, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म कौन कौन सी है, तो पहला है क्वार्ट्ज, दूसरा है क्रिस्टलोबाइट, नंबर है थर्माइट। तो ये 3 ऐसी फॉर्म्स हैं जो कि आपके SiO2 सिलिका की क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स कहलाती हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सिलिका या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिलेटेड अब है स्ट्रक्चर। क्या कहता है हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर? सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ कोवेलेंट 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। ये जो आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये आपका 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड है और ईच सिलिकॉन एटम इज covalently bonded in the tetrahedral manner of 4 oxygen atom। जो आपका सिलिकॉन एटम होता है ये टेट्राहेड्रल मैनर में कोवेलेंटली बाउंडेड होता है। किसके साथ? 4 ऑक्सीजन एटम के साथ कोवेलेंटली बाउंडेड होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, each carbon atom in turn covalently bonded to another silica matter as shown below। जो आपका हर एक ऑक्सीजन एटम है ये आपका कोवेलेंटली बाउंडेड है किसके साथ में? सिलिका एटम के साथ में। कैसे? सिलिकॉन बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड सिलिकॉन, बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड सिलिकॉन, बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड सिलिकॉन, बॉन्ड ऑक्सीजन। आप देख रहे हो एक अल्टरनेट वे है, देख पा रहे हो? एक अल्टरनेट वे में आपका सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये जो यूनिट है ना बार बार रिपीट हो रही है और आपका क्या बना रही है? 3 डायमेंशनल SiO2 का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट? गाइस नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी सिलिका की? इट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ सिलिका इज वेरी लेस रिएक्टिव। ये आपकी बहुत कम रिएक्टिव होती है। एट इवेल्युएटेड टेम्परेचर इट डज नॉट रिएक्ट विद द हैलोजन। ये आपके हैलोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। वहीं पर अगर डाईहाइड्रोजन की बात करें, एसिड्स की बात करें, मेटल्स की बात करें, तो ये आपकी हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाती है। जैसे गाइस रिएक्शन चलो देख लेते हैं। जब आपका SiO2 NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो Na2SiO3 और साथ में बाय प्रोडक्ट वाटर देता है। इसी तरीके से SiO2 जब HF के साथ रिएक्शन करता है तो SiF4 और साथ में आपको वाटर देता है। यानी SiO2 की जब HF के साथ रिएक्शन होती है तो SiF4 और वाटर मिलता है। नेक्स्ट है यूजेस। क्या है यूज? क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज एज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। जो हमारा क्वार्ट्ज होता है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सिलिका जेल इज यूज्ड एज एब्रेंट क्रोमेटोग्राफी। सिलिका जेल हमारी क्रोमेटोग्राफी में यूज की जाती है। बात करें एमोफस फॉर्म की तो सिलिका हमारी किस में यूज की जा रही है? इज यूज एज द फिल्टरेशन ऑफ प्लांट्स। फिल्टरेशन ऑफ प्लांट्स में यूज की जा रही है। अब गाइस एलोट्रॉपी की बात कर लेते हैं। तो ये देखो एलोट्रॉपी में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमारे कार्बन है वो एलोट्रॉप शो करता है। डायमंड में, ग्रेफाइट में, फुलरीन में। ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि +3 +4 आपका शो करता है। जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपके हैवियर एलिमेंट के साथ बढ़ती जाती है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब गाइस कुछ जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिएक्ट विद CO2 और क्या बनाता है? एसिडिक नेचर में रिएक्शन करके न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है कार्बन पर और आपके मेटल कार्बोनिल्स बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है, ये भी चीज मैंने बताई। और कॉम्प्लेक्स विच डेडली पॉइजनस ड्यू टू द हायर स्टेबिलिटी की वजह से ये डेथ का भी रीजन बनता है। एक चीज और, जियोलाइट्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट से बना होता है, फिर सिलिकेट का फॉर्मेशन होता है। सिलिकॉन्स की बात कर लेते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर विच हैव रिपीटिंग यूनिट, है ना, जिसमें रिपीटिंग यूनिट होती है। एल्किल या फिर एराइल सब्स्टिट्यूटेड जो सिलिकॉन्स होते हैं ये कब किससे बनते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन्स करते हैं। नेक्स्ट है आपके जो सिलिकॉन होते हैं वो नॉन पोलर एल्कली ग्रुप और विच इज वाटर रिपेलिंग इन नेचर। नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी।
जो आपके सिलिकॉन्स होते हैं हाई थर्मल स्टेबिलिटी रखते हैं, इनमें ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, केमिकल्स होते हैं, एंड कंपाउंड की अगर बात करें तो ये वाइड एप्लीकेशन फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह यूज होते हैं, और सर्जरी के लिए भी हम सिलिकॉन्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट गाइस, बिग नंबर ऑफ सिलिकेट यूनिट एग्जिस्ट जियोलाइट्स। आपका बहुत सारे नंबर ऐसे सिलिकेट्स हैं जो कि जियोलाइट्स को रखते हैं, जियोलाइट का फॉर्मेशन करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो SiO4 माइनस होती है, जिसमें आपके 4 ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ अटैच होते हैं, जो कि कंप्लीटली ज्वाइंट होते हैं और रिंग फॉर्मेशन को बनाते हैं, यानी 3D स्ट्रक्चर शो करते हैं। नेक्स्ट देखो, ग्लास और सीमेंट। गाइस ये दो ऐसे हैं जो कि मैन मेड सिलिकॉन्स हैं, और बात करें स्ट्रक्चर की तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, दो सिलिकॉन्स आपके ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होते हैं। नेक्स्ट is zeolite. Guys, aluminate oxide is formed when the three-dimensional structure of silicon dioxide, the silicon atom was displaced by the aluminum atom. अगर आपके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में से सिलिकॉन डाइऑक्साइड के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में से सिलिकॉन एटम एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाता है तो आपका जियोलाइट का फॉर्मेशन होता है। और जियोलाइट बेसिकली क्या होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। गाइस, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में भी आजकल जियोलाइट का यूज किया जा रहा है। तो ये है हमारा जियोलाइट का 3D स्ट्रक्चर, ध्यान से देख लो, जिसमें सिलिकॉन को हमने एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दिया है। तो गाइस ये था हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने जितने भी आपके ग्रुप 13-14 के कंपाउंड फॉर्मेशन थे, जितने भी एलिमेंट जिस तरह के कंपाउंड के फॉर्मेशन करते थे उनको हमने डिस्कस किया। तो गाइस ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने अपने ग्रुप 13 और 14 को कम्प्लीटली फाइनल पॉलिश कर दिया है, यानी कंप्लीट फिलअप कर दिया है, सिंपल वे में बोलूँ तो खत्म कर दिया है। तो चलिए गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और बहुत बेहतर पढ़ेंगे।